हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। आज हम डिस्कस करने वाले हैं TGT PGT GIC के लिए। ये क्वेश्चन सीरीज़ नंबर 5 है। इसके पहले 4 सीरीज़ हम लोग कर चुके हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे PDF वहाँ पे मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? DPT। ये DPT का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। ये जो DPT का फुल फॉर्म क्या है, तो DPT का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, पार्टोसिस, टिटनेस। मीन्स ये थ्री डिजीज़ के लिए इसमें डिप्थीरिया, पार्टोसिस और टिटनेस, इन 3 डिजीज़ के लिए के इन्फेक्शंस को कम करने के लिए, इन 3 डिजीज़ के इन्फेक्शन से बचने के लिए ये DPT का टीका दिया जाता है, या DPT का जो वैक्सीनेशन है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, BCG का टीका लगाने की आयु है। ये BCG का टीका कब लगाते हैं? तो ये दिया है जन्म के तुरंत बाद। अगर यहाँ पे दिया होता है कि बर्थ के 24 आवर्स के अंदर तो वो भी सही है। जन्म के तुरंत बाद या फिर 24 घंटे के अंदर में ये टीका, BCG का टीका लग जाना चाहिए। आपको बताना ये है कि जो ये BCG का टीका है, BCG का टीका ये किस बीमारी के लिए, ये कौन से इन्फेक्शंस को कम करने के लिए लगाया जाता है, ये BCG का टीका। और ये BCG का टीका जन्म के तुरंत बाद या फिर जन्म के 24 आवर्स के अंदर में ये टीका लग जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस वर्ष में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू किया गया था? तो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है ये 1995 में स्टार्ट किया गया था। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान आया था। 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस आया था। ठीक है, अगर हम पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात करते हैं तो ये 1995 में इसको स्टार्ट किया गया था कि भारत को पोलियो मुक्त बनाना है। तो ये इसका जो ये प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया था ये 1995 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ORS का फुल फॉर्म क्या है? तो ORS का फुल फॉर्म है ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट। और ये ORS जब डिहाइड्रेशन होता है, जब बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है, एक्सेसिव वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तब बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है और बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तब ये ORS को जो है पानी के साथ मिलाकर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकास के सभी क्षेत्र होते हैं, जो डेवलपमेंट की जितनी भी स्टेजेज हैं वो सभी क्या हैं? तो डेवलपमेंट की जितनी भी स्टेजेज हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। मीन्स अगर कोई फर्स्ट स्टेज है उसमें अगर प्रॉपर से डेवलपमेंट हुआ है, तब जो चाइल्ड है वो सेकेंड स्टेज में भी अच्छा काम करेगा, उसका अच्छा डेवलपमेंट होगा। अगर फर्स्ट स्टेज में ही प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है तो सेकेंड स्टेज में भी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा। जो एरिक एरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरी है उसमें उन्होंने 8 स्टेजेस के बारे में बताया है। तो उसमें उन्हें यही बताया कि अगर फर्स्ट स्टेज अच्छे से बच्चा, फर्स्ट स्टेज कौन सी है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो अगर वहाँ पे बच्चे का ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाला जो साइकोलॉजी है वो अच्छे से डेवलप होती है, क्योंकि वो वहाँ पे वो पेरेंट्स के साथ रहता है, वहाँ से अगर उनका ट्रस्ट अच्छा, बिलीव अच्छा डेवलप होता है, तो आगे की स्टेजेस में वो लोगों पे मीन्स कैसा उनको ट्रस्ट करना है, कितना ट्रस्ट करना है, ये वो अच्छे से कर पाएंगे। तो यही है जो एरिक एरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरी है, उसमें 8 स्टेजेस के बारे में यही बताया है कि अगर एक स्टेज में डेवलपमेंट अच्छा होता है तो उससे जो आगे आने वाली स्टेज है उस पर उसका डेवलपमेंट का इफेक्ट पड़ेगा। अगर कोई स्टेज में डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है तो उसका जो लास्ट की स्टेज थी या आगे जो आने वाली स्टेज है तो उन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बताते हैं कि जो भी स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की वो सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जो कल क्वेश्चन था सिन सो हाई की, तो सिन जो है वो हेवन को प्रदर्शित करती है, मीन्स स्वर्ग को प्रदर्शित करती है। उसके बाद था जो सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी, उसके 3 स्टेजेज होते हैं। उसके बाद इस एरिक एरिक्सन की थी साइको सोशल थ्योरी, इसमें 8 स्टेजेज होते हैं। और जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें 4 स्टेजेज होते हैं और उसमें सेकेंड स्टेज थी प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो ये सारे आंसर हैं कल वाले क्वेश्चंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक शिशु सहारा लेकर बैठना आरंभ करता है किस आयु में? जब चाइल्ड है वो किसी का सहारा लेकर बैठना कब से शुरू कर देता है? तो वो 6 to 7 मंथ से बच्चा जो है वो किसी भी चीज़ का, किसी भी लोग का सहारा लेकर बैठना शुरू कर देता है 6 to 7 मंथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्यक्ति जन्मजात और अर्जित प्रकृतियों का योग है, यह परिभाषा किसने
कही है। तो ये कहा है वैलेंटाइन ने कि जो व्यक्ति है उसमें जन्मजात मीन्स कुछ हेरिडिटरी क्वालिटीज़ होती हैं, अर्जित प्रकृतियाँ मीन्स उसके इन्वायरमेंट और कल्चर का इफेक्ट पड़ता है, जो उसकी हेरिडिटरीज हैं, जो हेरिडिटरी है, कल्चर है, इन्वायरमेंट है, इन सबको मिला के जो व्यक्ति का जो है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, या व्यक्ति में जो भी जन्मजात और अर्जित प्रक्रियाओं का योग है, ये कहा है वैलेंटाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से उच्च संवेग का क्या कारण है? उच्च संवेग मीन्स जो इमोशंस हैं, या फिर जो हम बोल सकते हैं कि हाई इमोशंस कैसे हो सकते हैं, तो वो शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, इनमें से सभी किसी के भी इफेक्ट से जो पर्सन के इमोशंस हैं वो हाई हो सकते हैं, हाई संवेग, उच्च संवेग हो सकते हैं। तो वो शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक कुछ भी कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मकान की परिभाषा क्या है? हम मकान किसको कहते हैं? तो जहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, संवेगात्मक अटैचमेंट हो जाता है, उसको हम कहते हैं कि ये मकान है। मकान में जो देखो लोग एक साथ रहते हैं उनमें इमोशनल अटैचमेंट होता है, और वहाँ जहाँ हम रहते हैं उस प्लेस के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। तो जहाँ इमोशनल अटैचमेंट होता है उसको हम मकान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन पूर्व भाषा संचार का प्रकार है? पूर्व भाषा मीन्स जो हम परफेक्ट जो स्पीच हम ये अभी बोल रहे हैं, ये स्पीकिंग आने से पहले हम जो बच्चा होता है वो क्राइंग करता है, बैबलिंग करता है, क्यूइंग करता है, होलोग्राफिक स्टेजेस एंड टेलीग्राफिक स्टेजेस, ये सारी स्टेजेस जो हैं ये क्या है? ये पूर्व भाषा संचार है। मीन्स एग्जैक्ट कम्युनिकेशन आने से पहले जो भी हम जेस्चर्स यूज़ करते हैं, वर्ड्स यूज़ करते हैं, या कोई भी एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, ये सब पूर्व भाषा संचार हैं। तो इसका आंसर जो है ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। जैसे रोना है, क्राइंग, कोइंग, बैबलिंग, ये सभी पूर्व भाषा के संचार हैं। मीन्स परफेक्ट स्पीक आने से पहले कि ये सारे एक्सप्रेशंस हैं जिससे बच्चा जो है अपनी भाषा को या अपने जो उसके विचार हैं उसको कम्युनिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? हम सबसे बड़ी ग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो वो है लीवर। लीवर जो है ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो लीवर से सिक्रीट क्या होता है? तो लीवर से सिक्रीट होता है बाइल जूस। बाइल जूस सिक्रीट तो लीवर से होता है। और यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के लिए कौन सा मिनरल इम्पॉर्टेंट है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो थायराइड ग्लैंड है इसके लिए कौन सा मिनरल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, क्योंकि लीवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है और लीवर ही ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। लीवर जो हमारी बॉडी की जो टॉक्सिन्स हैं उनको भी मीन्स डाइल्यूट करता है और बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। ये यहाँ पे है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड कौन से मिनरल से बनी होती है, या कौन सा मिनरल थायराइड ग्लैंड को वर्किंग में हेल्प करता है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी ग्रंथि दिमाग में स्थित होती है? तो जो ग्रंथि या ग्लैंड जो दिमाग में स्थित होती है, ब्रेन में होती है, वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सारी एक्टिविटीज़ को पिट्यूटरी ग्लैंड ही जो है वो कोऑर्डिनेट करती है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में स्टिमुलेट व्यवस्थित होती है, दिमाग में स्थित होती है, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये शुक्राशय में बनता है। टेस्टोस्टेरोन देखो सिंपल सी बात है, अग्नाशय से तो हमारे जो डाइजेस्टिव जूस हैं वो आते हैं, अंडाशय ये ओवरीज से फीमेल हार्मोन सिक्रीट होते हैं, बड़ी आंत जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ से कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं होता है। तो बचा क्या? शुक्राशय। शुक्राशय में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो शुक्राशय से रिलीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोजन के किसी के भोजन में हरी सब्जियां आवश्यक क्यों होती हैं? तो हरी सब्जियां हम क्यों बोलते हैं कि फूड में जो भी हम डाइट ले रहे हैं उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होने चाहिए, क्योंकि इनमें विटामिन्स एंड मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये जो विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको प्रॉपर्ली रेगुलेट करते हैं। इसीलिए जो ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं वो हमारी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे बहुत सारे विटामिन्स और खनिज मिलते हैं, मीन्स मिनरल्स एंड विटामिन्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीकेजिया, पॉलीयूरिया निम्न रोग के लक्षण हैं। तो जो पॉलीडिप्सिया है, पॉलीकेजिया है, पॉलीयूरिया है, ये सब डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो एनीमिया जो है वो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं अगर उनकी हम बात करें तो एनीमिया B12 विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आयरन दिया होता तो आयरन की कमी से भी एनीमिया होता है। यहाँ पे अगर फॉलिक एसिड दिया होता तो फॉलिक एसिड की कमी से भी एनीमिया होता है। और यहाँ पे दिया है B12 तो B12 की कमी से भी एनीमिया होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जो B12 की कमी से जो एनीमिया होती है उसको क्या कहते हैं? क्योंकि आयरन की कमी से तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं। फॉलिक एसिड की कमी से होती है उसको मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। अब हो गया B12, तो B12 की कमी से जो एनीमिया होती है उसको क्या बोलते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि ये आपका रिवीजन क्वेश्चन चल रहा है तो इसके लिए आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए। तो अभी तक हमारे क्वेश्चन क्या हो गए? जो ये BCG का टीका है ये कौन सी डिजीज़ के लिए लगता है? उसके बाद जो थायराइड ग्लैंड है हमारी, इसके लिए कौन सा मिनरल इम्पॉर्टेंट होता है इसके फंक्शनिंग के लिए? उसके बाद आया है B12, विटामिन B12 की डिफिशिएंसी से कौन सी एनीमिया होती है? ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके, जिनको आंसर देना है आपको कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जॉन्डिस इज रिलेटेड टू द ऑर्गन इन द बॉडी। जॉन्डिस कौन से ऑर्गन से रिलेटेड होती है? तो जॉन्डिस जो है रिलेटेड होती है लीवर से। जब लीवर के थ्रू बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन का कंटेंट हमारे ब्लड में बढ़ने लगता है तो इसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम होने लगता है और बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन का कंटेंट बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से स्किन जो है येलोइश होने लगती है और इसको हम बोलते हैं जॉन्डिस। तो ये लीवर से संबंधित होती है डिजीज़। जो लीवर जब प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता है तो ब्लड में हीमोलाइसिस होने लगता है, जो ब्लड सेल्स हैं वो ब्रेक डाउन होने लगती हैं। जब वो ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन होती हैं तो वहाँ से बनता है बिलीरुबिन एंड बाइलिविरिडिन और ये कॉज करता है जॉन्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोडियम प्रतिबंधित की सलाह दी जाती है। सोडियम प्रतिबंधित मीन्स लो सोडियम डाइट। ठीक है, जहाँ पे हमें ऐसा कौन सी डिजीज़ है या कौन सा सिम्टम्स है जहाँ पे लो सोडियम डाइट दी जाती है, तो वो होता है हाई ब्लड प्रेशर में, उच्च रक्तचाप में लो सोडियम की डाइट दी जाती है। जब ब्लड प्रेशर हाई बीपी होता है, जब हाई बीपी होता है तब लो सोडियम डाइट को जो है लो सोडियम डाइट प्रेफर की जाती है या लो सोडियम डाइट दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं। तो अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर पे। ठीक है, ये देखो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया है, तो अंडा तथा दूध जो हैं वो सुरक्षित रहते हैं 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर में। यहाँ पे इनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ हैं वो कम होने लगती हैं, रुकने लगती हैं। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम मीन्स प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, PFA, जो PFA वाला एक्ट है, PFA प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, ये कब आया था? तो ये आया था 1954 में, जिसमें बताया गया था कि फूड में एडल्ट्रेशन को कम करना है, फूड में मिलावट नहीं करनी है और मिलावट हो रही है तो उसको कैसे रोका जाए। तो ये है फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो कि आया था 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राई के बीज में अधिकतर मिलावट की जाती है। अब हम राई का बीज बोले या सरसों के बीज बोले, मस्टर्ड बोले, तो इनमें मिलाया जाता है आर्जमॉन सीड। देखो जब सीड की बात हो रही है तो आर्जमॉन सीड है। अगर यहीं पे हम बोलते हैं कि जो मस्टर्ड ऑयल है, जो सरसों का तेल है, उसमें कौन सा तेल मिलाया जाता है, तब हम बोलते हैं कि आर्जमॉन ऑयल मिलाया जाता है। और आर्जमॉन ऑयल की वजह से एपिडेमिक ड्रॉपसी मीन्स मेंटली जो अफेक्ट है वो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, हमारे मेंटल लेवल को अफेक्ट करता है। ये आर्जमॉन सीड्स जो हैं ये हार्मफुल होते हैं। इनको सरसों के तेल में या फिर राई के बीज के साथ में मिलाया जाता है। जब सीड की बात होगी तो आर्जमॉन सीड होंगे, जब ऑयल की बात होगी तो आर्जमॉन ऑयल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सी तकनीक सूखे ताप पर पकाने की नहीं है? तो जो स्टीविंग है ये सूखे ताप पर पकाने की तकनीक नहीं है। स्टीविंग जो है ये मॉइस्ट हीट मेथड है। बाकी बेकिंग हो गया है, रोस्टिंग हो गया है, ग्रिलिंग हो गया है, ये सभी ड्राई हीट मेथड है। बट स्टीविंग जो है ये मॉइस्ट मेथड है, मॉइस्ट कुकिंग मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है खुला पकाने की अपेक्षा प्रेशर कुकर में पकाने से ज़्यादा पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं, वो क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर में पकने में टाइम कम लगता है, इसीलिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा स्टोर रहते हैं
इन कंपैरिजन टू कि खुला प्रेशर कुकर में मीन्स ढक के पकाते हैं तो जो न्यूट्रिएंट हैं वो ज़्यादा कंजर्व रहते हैं और खाने को बिना ढके पकाने के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोज्य पदार्थों में मिलावट से होता है, तो भोज्य पदार्थों में मिलावट से कुपोषण होता है। मिलावट हम किस में बात करते हैं? प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। और इसका एक बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है मिल्क। देखो मिलावट का मीन्स क्या है, जो भी हमारे पास जो भी हमारा फूड प्रोडक्ट है लाइक मिल्क है, मिल्क में अगर हम पानी मिला रहे हैं तो भी वो मिलावट हो रही है। और अगर मिल्क से हम फैट या क्रीम जो है जो उसके सब्सटेंस है न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम बाहर निकाल रहे हैं तब भी ये मिलावट हो रही है। मीन्स फूड में कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट मिलाना मीन्स जो कि हार्मफुल हो या फूड की क्वालिटी को अफेक्ट करता हो, या फिर फूड से कोई भी सब्सटेंस को बाहर निकालना जो उसकी क्वालिटी को अफेक्ट करता हो, तो ये सब चीज़ें आती हैं मिलावट में। अगर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मिल्क। मिल्क में पानी मिलाना या मिल्क की क्रीम को बाहर निकालना, ये दोनों चीज़ें मिल्क की क्वालिटी को अफेक्ट कर रही हैं। और जो भोज्य पदार्थ में या फूड प्रोडक्ट में जब कुछ मिलावट होती है तो उससे क्या होता है? उससे कुपोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो क्विल्टेड टेक्सटाइल्स हैं इनमें से वस्त्र निर्माण की विधि का उदाहरण है। जो क्विल्टेड टेक्सटाइल है वो क्या होता है? जिनमें कई सारे लेयर्स के कपड़े ऐसे कई सारे लेयर्स के कपड़े लेके एक साथ जिनमें स्टिचिंग करते हैं उसको हम क्विल्टेड मटेरियल बोलते हैं। तो अनेक परतों वाला कपड़ा जो बहुत सारे लेयर वाला कपड़ा होता है उसको हम क्विल्टेड कहते हैं, क्विल्टेड कपड़ा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूती कपड़े की सिकुड़न प्रक्रिया के द्वारा कम की जा सकती है। जो कॉटन के फैब्रिक होते हैं उनमें जो सिकुड़न होती है, श्रिंकेज होती है, उसको कैसे कम किया जा सकता है? तो जो सनफोराइजेशन की प्रोसेस है, सनफोराइजेशन ये एक फिनिशिंग है जिसकी वजह से जो कॉटन के कपड़े हैं इनमें सिकुड़न को कम किया जा सकता है। फेल्टिंग ये वूल में होता है। जब वूल के कपड़े को उनमें जो प्रेशर एंड मॉइस्चर के साथ उन पे करते हैं, प्रेशर हो लगता है उन पे, मॉइस्चर होता है, तो जो वूल के जो फाइबर है उनमें स्केली स्ट्रक्चर होता है। ये स्केली स्ट्रक्चर एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो वहाँ पे जो कपड़ा बनता है उसको बोलते हैं फेल्टिंग। मर्सराइजेशन ये भी एक टाइप की फिनिशिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्लैक्स के पौधे के लिए प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। तो फ्लैक्स के पौधे से क्या प्राप्त होता है? तो फ्लैक्स के पौधे से लिनिन बनता है और लिनिन के लिए रिपलिंग की प्रोसेस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेपल तंतु का उदाहरण है। स्टेपल मीन्स स्टेपल फाइबर। तो स्टेपल फाइबर कौन से होते हैं? जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो स्टेपल फाइबर होते हैं एक्सेप्ट वन, वो की है रेशम। रेशम जो है ये फिलामेंट होता है। यही एक सिंपल ऐसा नेचुरल फाइबर है जो फिलामेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है। बाकी जितने भी नेचुरल फाइबर हैं वो सभी स्टेपल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? जूट। जूट जो है ये स्टेपल फॉर्म में अवेलेबल है। बाकी नायलॉन एंड डेक्रॉन ये आर्टिफिशियल सिल्क हैं, सॉरी आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं, मीन्स मैन मेड फाइबर्स हैं। तो ये सभी फिलामेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम स्टेपल फाइबर की बात करें तो जूट जो है ये स्टेपल फाइबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषण का गुण होता है। आर्द्रता अवशोषण मीन्स मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का सबसे अच्छा क्वालिटी किस में होती है? तो वो कॉटन में होती है। इसीलिए कॉटन को समर फ्रेंडली क्लॉथ बोलते हैं, क्योंकि समर में जब स्वेटिंग होती है तो कॉटन स्वेटिंग को जो स्वेट होता है उसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, या जो भी मॉइस्चर हमारे बॉडी में या बॉडी पे आती है उसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो कॉटन है इनकी मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन की जो पावर है बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता है? मेडुला जो ये है वूलन फाइबर होते हैं, वूल के जो फाइबर होते हैं उनमें होता है। जो वूल के फाइबर होते हैं उनमें जो इंटरनल लेयर होती है उसको मेडुला कहते हैं। तो ये वूलन फाइबर की विशेषता है। वूलन फाइबर में ये मेडुला प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेशों को पानी में भिगोने पर इनकी मजबूती कम हो जाती है। तो जब वूल को जो फाइबर हैं इनको जब पानी में भिगोते हैं तो इनकी मजबूती जो है कम हो जाती है, क्योंकि वूल में जो पानी में भिगोते हैं तो इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो स्केली स्ट्रक्चर होता है, वो पानी में भिगोने से ये कमज़ोर हो जाता है। और अगर कॉटन की हम बात करें तो इसको जब पानी में भिगोते हैं तब इसकी स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, इसकी मजबूती जो है बढ़ जाती है। और ऊन है जो वूल है इसकी मजबूती जो है ये कम हो जाती है पानी में भिगोने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेसाओं की विशेषता कहलाती है, क्योंकि ये स्केली स्ट्रक्चर होता है ऐसे और जब ये एक फाइबर दूसरे फाइबर के साथ मिलता है और इसके स्केल्स जो है एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाते हैं, इसको कहते हैं फेल्टिंग। जब
वूल के जो फाइबर हैं एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो इस विशेषता को कहते हैं फेल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोटीन के जो कच्चे रेशम में होता है। सिंपल सी बात यहाँ पे पूछा है कि जो रेशम है, जो सिल्क है, उसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसको हम फाइब्राइन प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेशे बाल के जलने की बदबू देते हैं। ऐसे कौन से रेशे हैं जिनमें से बाल के जैसे जलने की बदबू आती है? तो वो प्रोटीन के रेशे जो होते हैं, जो प्रोटीन के फाइबर होते हैं, उनको जलाने पर, जब जैसे बाल को जलाने में स्मेल आती है वैसे ही स्मेल प्रोटीन के फाइबर जलाने पर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेशम के निर्माण की विधि व उसके अध्ययन को कहते हैं। जो हम रेशम का जो निर्माण का विधि है और उसके जो अध्ययन है उसको कहते हैं सेरीकल्चर। जहाँ पे लार्ज स्केल में रेशम के कीड़े का पालन होता है या रेशम का जो है वो निर्माण किया जाता है उसको कहते हैं सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सबसे पहले रेशम का उत्पादन हुआ था। तो सबसे पहले रेशम का उत्पादन जो है वो चीन में हुआ था। रेशम की अगर हम बोलें खोज कहाँ हुई थी तो वो चीन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेयॉन का इतिहास सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो फादर ऑफ रेयॉन किसको कहते हैं? तो काउंट हिलेयर डी कोऑर्डिनेट, इनको फादर ऑफ रेयॉन कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया तो इसको तो बिल्कुल आप लोग रट लीजिएगा कि रेयॉन का इतिहास या फिर फादर ऑफ रेयॉन किसको कहते हैं? तो वो है काउंट हिलेरी डी कोऑर्डिनेट, काउंट हिलेरी डी कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय होना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। ये किसने कहा है कि परिवार की जो भी आय है और व्यय है वो एक नियंत्रण में होना चाहिए, मीन्स एक बैलेंस में होना चाहिए। उसके बाद घर जो भी व्यय हो रहा है उसको कंट्रोल्ड अमाउंट में घर की साज सज्जा में या सृजनात्मक कार्यों में लगाना, ये गृह व्यवस्था कहलाता है। ये कहा है निकिल एंड डोर्सी ने ये कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गृहिणी का मुख्य कार्य क्या है? तो गृहिणी का जो मुख्य कार्य है कि जो भी गृह कार्य हैं उनको व्यवस्थित करने में घर के बाकी सदस्यों का सहयोग प्राप्त करना। क्योंकि अब गृहिणी ये थोड़ी ना कि वो अब घर में है तो पूरा काम अकेले करेगी, तो नहीं, गृहिणी का मेन मुख्य उद्देश्य ये होता है कि घर में जो भी काम हो रहे हैं घर को व्यवस्थित करने के लिए घर के और भी लोगों का सहयोग प्राप्त करना, ये होता है गृहिणी का मुख्य कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है परिवार के सदस्यों द्वारा घरेलू उत्पादन है। अगर परिवार के सदस्य हैं वो कुछ घर में ही काम करके घरेलू उत्पादन कर रहे हैं तो वो वास्तविक आय में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यह किसने माना था कि जो संस्था एक समाज की व्यवस्थाएं होती हैं, जो संस्थाएं हैं वो समाज की व्यवस्थाएं होती हैं, ये कहा था डगलस नॉर्थ ने। डगलस नॉर्थ ने कहा था कि जो भी संस्थाएं होती हैं वो समाज की व्यवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय मानक संस्थान ISI की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अगर हम बात करें भारतीय मानक संस्था ISI की तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। तो इसकी भारतीय मानक संस्थान इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टू बी अवेयर कंज्यूमर को, जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनको अवेयर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? मीन्स कंज्यूमर जो है वो अपने राइट्स के लेके वो अवेयर हो। मीन्स जो भी कंज्यूमर है मार्केट में क्या चल रहा है उसको लेके अवेयर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए कंज्यूमर को जो भी उसके राइट्स हैं, अपने राइट्स को लेकर कंज्यूमर को अवेयर होना चाहिए कि राइट टू हियर, राइट टू चूज़, राइट टू इन्फॉर्म, ये जो सभी जो राइट्स हैं कंज्यूमर के, तो उनको अपने राइट्स को लेकर बिल्कुल अवेयर होना चाहिए कि अगर कंज्यूमर कोई मार्केट में सामान लेने जा रहा है तो उसके राइट्स क्या हैं, वो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है, उसको अगर पसंद है तो चूज़ करेगा, ख़रीदेगा। तो ये कुछ राइट्स हैं कंज्यूमर को, इनके बारे में बिल्कुल अवेयर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक ज्ञान है, यह किसका कथन है? तो गृह व्यवस्था जो है एक व्यवहारिक ज्ञान है, ये कोटिजन ने कहा है कि जो गृह व्यवस्था है वो एक व्यवहारिक ज्ञान है, ये कोटिजन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी संबंधित है। देखो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जो लर्निंग थ्योरी है, सिंपल हमने इतना ही पढ़ा है ना, लर्निंग थ्योरी जो है वो अल्बर्ट बेंड्यूरा से रिलेटेड है। यहाँ पे थोड़ा सा जो लैंग्वेज है वो चेंज कर दी, यहाँ पे दिया है कि सोशल लर्निंग थ्योरी। तो अगर क्वेश्चन पेपर में
थोड़ा सा भी अगर लैंग्वेज को मैनिपुलेट करते हैं तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इस टाइम आपकी प्रिपरेशन का लेवल ये होना चाहिए कि अगर आपसे किसी ने कुछ क्वेश्चन किया तो 1 लाइन में उसका आंसर आपकी टिप में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, ये सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी किससे संबंधित है, तो वो है अल्बर्ट बंड्यूरा से। तो आपको बताना है स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी है। ठीक है, स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी है, ये आपको बताना है कि स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी है। अब ऑप्शन भी दे देते हैं आपको, ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है या क्लासिकल कंडीशनिंग दी है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग में से, दोनों में से स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी है, ये आपको बताना है। तो आपके पास अभी टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, एक तो ये कि जो BCG का टीका है ये कौन से डिजीज़ के लिए देते हैं, देन जो थायराइड ग्लैंड है हमारी, थायराइड ग्लैंड के लिए कौन सा मिनरल इम्पॉर्टेंट होता है, उसके बाद B12 जो विटामिन है इसकी डिफिशेंसी से जो एनीमिया होती है उसका नाम क्या है, और जो स्किनर ने जो थ्योरी दी है वो कौन सी थ्योरी है, तो स्किनर ने जो थ्योरी दी है उसका नाम क्या है। ये आपको चारों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो है कि बालक को पहला ढालने वाला मोल्डर कौन सा है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि चाइल्ड का जो सबसे पहले जो सोशलाइजेशन जहाँ से स्टार्ट होता है या उसमें जो भी चेंजमेंट आता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तब उसके दिमाग में उसका जो माइंड है वो बिल्कुल ब्लैंक स्लेट होता है, तो उसमें वहाँ से चीज़ें वो सीखता है या उसके जो मोल्ड करने की प्रक्रिया है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो स्टार्ट होती है परिवार से। तो परिवार को चाइल्ड का फर्स्ट स्कूल कहा जाता है, और चाइल्ड की जो भी हैबिट्स होती हैं या उसको क्या सिखाया जाता है ये सबसे पहले उसके परिवार से इफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए परिवार को बच्चे का पहला मोल्डर कहा गया है। ढालने वाला ढांचा या सबसे पहला जो है वो है परिवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फीचर्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस क्या क्या हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की। तो डोमेस्टिक वायलेंस, इसको शॉर्ट में DV भी बोलते हैं, और ये आया था 2005 में। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है ये 2005 में आया था। तो अगर फिजिकली टॉर्चर हो रहे हैं, मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं या अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ हो रही है, तो ये सब कुछ डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो लंबी गर्दन वाली स्त्रियां हैं उनके ब्लाउज का गला कैसा होना चाहिए। तो जो लंबी गर्दन है, जिनकी गर्दन लंबी है, उनको चौकोर गले के ब्लाउज पहनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्यस्थल की ऊंचाई निर्धारण करने के लिए मुख्य कारक हैं। हम यहाँ पे देखो बात करते हैं एक कार्यस्थल की हाईएस्ट ऊंचाई कितनी होनी चाहिए और एक लोएस्ट हाईएस्ट सरफेस क्या होना चाहिए और लोएस्ट सरफेस क्या होना चाहिए। तो जब हम हाईएस्ट या ऊंचाई की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऊंचाई क्या होनी चाहिए, तो वो गृहिणी की आँखों का स्तर, कि गृहिणी की आँखें कहाँ तक पहुँच रही हैं, ये इसका हाईएस्ट स्तर होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं लोएस्ट लेवल की, जो काम करने के लिए इफ़ेक्टिव हो और इजी हो, तो हम देखते हैं कि कोहनी का लेवल, हमारी कोहनी कहाँ तक पहुँच रही है। तो कोहनी के लेवल के अकॉर्डिंग हम ये लोएस्ट सरफेस मेज़र करते हैं। और जब हाईएस्ट की बात करते हैं तब हम देखते हैं कि जो भी वर्किंग जो काम कर रहा है उसके काम करने की आँखों का लेवल कहाँ तक है, उसके आँखों के लेवल के अकॉर्डिंग हम उसका हाईएस्ट लेवल सेट करते हैं। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लीट व घेर वस्त्र में क्या बढ़ाने में मदद करते हैं। जो प्लीट्स होती हैं या घेर होता है कपड़े में, तो ये क्या बढ़ाने में मदद करता है, तो ये फुलनेस को बढ़ाने में मदद करता है। ये फुलनेस को बढ़ाने में मदद, अगर हम जब कपड़े में जब प्लीट्स और घेर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे फुलनेस जो है वो फुलनेस को बढ़ाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओके बस ख़त्म, क्वेश्चन हो गए। तो आपके क्वेश्चंस क्या क्या थे। पहले तो BCG, तो ये BCG का टीका क्यों लगाया जाता है, कौन सी डिजीज़ के इन्फेक्शन से बचने के लिए। उसके बाद है जो थायराइड ग्लैंड है इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कौन सा मिनरल ज़रूरी होता है। उसके बाद है विटामिन B12, तो B12 की कमी से कौन सी एनीमिया होती है वो आपको बताना है। उसके बाद है स्किनर, तो स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग, इन दोनों में से कौन सी थ्योरी स्किनर ने दी है। तो ये आपको सारे के सारे आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताने हैं। एंड वीडियो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा, एंड साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो लाइक एंड शेयर करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है
इससे आगे काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है। जैसे आप लोगों को भी अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए। तो सेम लाइक दैट कि अगर आप लोग जब वीडियो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने के लिए। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।